हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर चालू कर रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है और समझने में बहुत ही मज़ेदार है ये चैप्टर। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मोशन इन ए प्लेन, मतलब कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब मोशन में रहता है तो इन प्लेन मतलब कि 2 डायमेंशनली वो कैसे वर्क करता है। खाली हम लोग सिर्फ मोशन पे ही ध्यान दे रहे थे, पर जो मोशन है उनके कारणों के बारे में हम लोग बात बिल्कुल नहीं कर रहे थे कि मोशन हो रहा है तो उसके ऊपर में क्या स्पेसिफिक रीजन है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको उनके बारे में भी बात करना है लॉ ऑफ मोशन में, कि जो मोशन है तो होके कोई बात नहीं, पर उसके पीछे का रीजन क्या है। तो इस पे सबसे पहले आपका जो ध्यान दिया उन्होंने, एक ग्रीक थिंकर करके थे पर्सन। ठीक है, उनका नाम था एरिस्टोल। क्या नाम था उनका? एरिस्टोल। इनकी थिंकिंग ऐसी थी कि मतलब पुराने टाइम पे साइंस का कैसा हिसाब किताब था। ये अराउंड 300 समथिंग बीसी की बात, 384 बीसी की बात है, मतलब बिफोर क्राइस्ट की बात है, कि वो सोचते थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो हिल रहा है, ठीक है, तो उस पर कोई ना कोई तो फोर्स लगाता ही होगा। हिलने का मतलब मोशन में मतलब कि कुछ भी, एनीथिंग, जैसे हम चल रहे हैं तो हम पे कौन फोर्स लगा रहा है या हम खुद फोर्स लगा ले रहे हैं। पेड़ों पे पत्ते हिल रहे हैं तो उस पर कैसे फोर्स लग रहा है। घोड़े चल रहे हैं या फिर कोई भी जानवर अगर चल रहा है तो उस पर कैसे मोशन हो रहा है। ठीक है, इवन कि उस टाइम पे, ये अराउंड बीसी की बात है, उस टाइम तक तो ये भी माना जाता था कि अर्थ ही एक लौता प्लैनेट है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स तो है ही नहीं, हमारा अर्थ ही सब कुछ है। और उसके बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट टाइम था, गैलीलियो का टाइम आया। ठीक है, अराउंड 1500 एसी की बात, मतलब ये आपका आफ्टर क्राइस्ट की बात है, मतलब ये 1500 एसी के आसपास की बात है, जब गैलीलियो का जमाना आया। और गैलीलियो ने एक बार तो ये भी बोल दिया था उस टाइम पे कि अर्थ हमारा एक लौता नहीं है बल्कि एक पूरा यूनिवर्स है, और अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, और इसके लिए, इस टिप्पणी के लिए इनको जेल में भी डाल दिया गया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज को आप जब प्रकृति के साथ में चलते हैं और उस पर चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो काफी रुकावटें होती हैं, जैसे कि लॉ ऑफ मोशन है। तो इतना कुछ बताने का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज के बारे में कारण को जानने के लिए उसके ऊपर स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ बताना पड़ता था। इसके बताने का कारण इतना सारा ये है क्योंकि ये एरिस्टोटल थे, ये एक थिंकर थे। थिंकर का मतलब ये होता है कि चीजों के बारे में सोचना, थिंक करना, कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हिल रहा है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा। हम कुछ भी कर रहे हैं तो उस पर कोई ना कोई एक कारण होगा कि वो वैसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि थिंकर तक ठीक था, पर एक ऐसा टाइम आया, गैलीलियो का टाइम आया, कि उस टाइम पे हमको प्रूफ की जरूरत पड़ने लग गई। आज जो साइंस है, साइंस सिर्फ फैक्ट को मानता है। फैक्ट का मतलब कि अगर आप कोई भी चीज की बात कर रहे हो तो उसका आपको प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ दे के बताना पड़ेगा। आज हम लोग मैथमेटिकली कोई भी चीज को प्रूफ दे के बताते हैं, कोई भी डेरिवेशन है उसको मैथमेटिकली सॉल्व करके बताते हैं। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया गया और उसको एक्सपेरिमेंटली करके बता दिया गया, ऐसा नहीं होता आज के डेट में। आज की डेट में अगर हम किसी भी चीज के स्पेसिफिकली बता रहे हैं तो उसे मैथमेटिकली भी प्रूफ किया जाता है, तब जाके वो लॉ बनता है एक। ठीक है, तो मैथमेटिकली एक मैथमेटिक्स जो है ये बहुत ही बड़ा एक टूल है जो हेल्प करता है फिजिक्स को, फिजिक्स के लॉ को। ठीक है, फिजिक्स में जितने भी लॉ हैं, लॉ ऑफ मोशन जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि एक थिंकर का होना अलग बात है, मतलब सोच के देखना। तो उन्होंने ये सोचा और गैलीलियो ने बाद में उसके ऊपर में काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए। पर आपको मालूम होगा कि लॉ ऑफ मोशन के 3 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और दोनों में ही इनका नाम नहीं है बल्कि नाम है न्यूटन का। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि गैलीलियो ने भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, पर मैथमेटिकली, बाय मैथमेटिकली टूल के हिसाब से न्यूटन ने ही सबसे पहले उसे प्रूफ करके बताया। पर न्यूटन ने जब लॉ के नाम रखे तो जो फर्स्ट लॉ था उसका नाम गैलीलियो फर्स्ट लॉ बताया गया था, गैलीलियो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से, क्योंकि जो सबसे पहली प्रेरणा दी गई थी लॉ ऑफ मोशन को, वो किन्होंने दिया था? गैलीलियो ने ही दिया था।
इसीलिए, ठीक है। इसमें से एरिस्टोटल का रोल ज्यादा नहीं था, क्योंकि जो वो सोचते थे उसमें से मान लीजिए बहुत सारी चीजें तो फेल हो जाती थी। कुछ चीजें अडॉप्ट करते थे आदमी और उसके ऊपर रिसर्च कराया जाता था और कुछ चीजें फेल हो जाती थी, ठीक है। तो इसीलिए एरिस्टोटल का नाम ज्यादा नहीं आता है, बट गैलीलियो का नाम काफी बड़े साइंटिस्ट थे ये, ठीक है, काफी बड़े फिजिसिस्ट थे। और न्यूटन तो आप जानते हैं कि न्यूटन को ही फिजिक्स के फादर बोला जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स। बट इससे पहले मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर हैं वो गैलीलियो ही हैं। गैलीलियो के टाइम से ही रिवोल्यूशन चेंज हुआ और उन्होंने ही काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है। तो गैलीलियो ने ही सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन के ऊपर में कुछ रीजंस बताए, वो देखिए क्या थे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसको गैलीलियो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है। गैलीलियो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गैलीलियो की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले आपको लॉ ऑफ इनर्शिया समझना पड़ेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको बोला जाता है। जो इनर्शिया है इसके बारे में गैलीलियो ने ही सबसे पहले बताया था। तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज। मतलब कि दुनिया में कोई भी चीज है वो अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा और उस बदलाव को उसको रोकना है। फिर समझिए, दुनिया में कोई भी चीज है जो अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा और उसको अपने आप को बदलने से रोकने के लिए इनर्शिया हमेशा हेल्प करता है। अब इसका न्यूटन की फर्स्ट लॉ से क्या लेना देना है? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में टोटल 3 पार्ट आते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है? सबसे पहला पार्ट ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी है हमारे पास में और वो रेस्ट पोजीशन पे है तो वो हमेशा ही रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, रिमेन रेस्ट, ठीक है, हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। इफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, मतलब कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक बॉडी रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये मत समझिएगा कि उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसका नेट फोर्स क्या है? 0 हो गया है। या फिर बोल सकते हैं कि सम ऑफ द फोर्सेस विल बी इन 0, ठीक है। अभी इस पे एक चीज समझिए, ये तो ओके है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है और जब तक उसको कोई फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो बॉडी नहीं हिलेगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ में ही पहला ये इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर में ये आता है, ठीक है। ठीक, अभी इस पे एरिस्टोटल ने सबसे पहले बोला कि कोई भी बॉडी जब तक नहीं हिलेगा जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब बात यह आती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी मोशन में अगर है, एक एग्जांपल, ठीक है, और इस पे मैं फोर्स लगाना छोड़ दिया, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि विदाउट ग्रेविटी अगर आप स्पेस पे चले जाएं और कोई ऑब्जेक्ट को आप हल्का सा फोर्स लगा के छोड़ दें तो क्या वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलता रहेगा। तो अगर वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है और उस पर कोई फोर्स भी नहीं लगाया जा रहा है तो क्या करें? उस पर क्या लॉ बनेगा? तो लॉ ऑफ इनर्शिया का सेकेंड एक लॉ बना, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर में ही आता है ये पूरा का पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड क्या बना कि इफ एनी बॉडी इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, फिर समझिए, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इट विल रिमेन इन मोशन, वो मोशन में ही रहेगा, रिमेन इन मोशन इफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, इफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा तब तक वो बॉडी नहीं रुकने वाला। इसको हम लोग सिमुलेटर पे करके भी आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं जो बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है, ठीक है। अभी आप सोचेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं उसको फोर्स लगा देता हूं
और वो ऑब्जेक्ट थोड़ी देर बाद जाके रुक जाता है, ठीक है। तो मैंने तो उस पर फोर्स लगा दिया और वो बॉडी तो रुक गई आगे जाके, तो यहां पास में ये तो गलत हो गया, ठीक है। रेस्ट वाला तो ओके कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जब तक मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं तब तक वो हिलेगा नहीं, पर ये वाला तो फेल हो गया। तो इसका रीजन सिंपल सा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको वो रिमेन इन मोशन में है, अगर आप फोर्स लगाना छोड़ भी देते हैं तो कुछ देर बाद अगर वो जाकर रुक जाता है तो इसका मतलब है कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा है। कैसे है? बहुत सिंपल सी बात है। कोई ऑब्जेक्ट लीजिए, क्या बॉल लीजिए, उसको आप ऐसे नीचे ढलगाइए ऐसे करके, ठीक है, और थोड़ी देर बाद जाके वो रुक जाएगा। तो आपने तो छोड़ दिया और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं, फिर भी वो जाके रुक गया, तो इसका मतलब है कि उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर में, लॉ ऑफ मोशन में। तो मैं अभी इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इसको समझ लीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स है जो मोशन को अपोज करने पे, रोकने पे लगाता है एक्सटर्नली, ठीक है। ये ऑटोमेटिक लग जाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इस पे काफी सारी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, फ्रिक्शन का जब टॉपिक आएगा उस पे, और इसकी वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है उस पे भी, ठीक है। ठीक, तो न्यूटन की फर्स्ट लॉ है, पहला क्या बोला? बॉडी रिमेन रेस्ट पे रहेगा इफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड एंड नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है। इफ एनी बॉडी इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन इफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाइड करेंगे तब तक वो बॉडी मोशन में ही रहेगा, जब तक उसको रोकेंगे नहीं तब तक वो नहीं रुकेगा, ठीक है। ठीक, तीसरा एक और आता है। तीसरा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी किसी भी डायरेक्शन में चाह रही है, ठीक है, एक वेक्टर कंपोनेंट है और एक वेलोसिटी समझ लीजिए, वेलोसिटी का अगर आप वैल्यू लेंगे तो उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, ठीक है। आप इसको सर्कुलर मोशन पे समझ सकते हैं। आपको पिछले बार मैंने मोशन इन ए प्लेन में टॉपिक पढ़ाया था कि कोई बॉडी सर्कल पे क्यों घूमता है, ठीक है। अभी इसको समझिए कि अगर यहां से एक टेंशन वायर ले लूं मैं और यहां एक पत्थर बांध के ऐसे गोल घुमाऊं, ठीक है, तो देखिए ये वाला जो टेंशन देख रहे हैं यहां आपका फोर्स लगता है सबसे पहला, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन अभी इस पोजीशन पे है। तो हो क्या रहा है? अगर मैं इसकी इस जगह पे वेलोसिटी चेक करूं, इस जगह पे चेक करूं, इस जगह पे चेक करूं, तो हर जगह हमको वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो सेम मिल रहा है, बट फिर भी चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। और डायरेक्शन किसके कारण चेंज हो रहा है? डायरेक्शन ये टेंशन जो मिल रहा है इस पे, इस वायर पे जो फोर्स लग रहा है उसके कारण, ठीक है। तो थर्ड हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे क्या बनेगा कि इफ एनी बॉडी इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में हो, इट विल remain on that direction. If any external force is not applied, कोई भी external force अगर applied नहीं होगा तो कोई भी बॉडी उसी डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन मतलब उसी डायरेक्शन में रहेगा, इट विल रिमेन ऑन दैट डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, और यही है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन से भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब तक ये लॉ ऑफ इनर्शिया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब तक ये बताना बहुत ही मुश्किल था कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे क्यों है, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो रुक क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इस पे इनर्शिया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। और इनर्शिया का मेन जो कनेक्शन है वो मास से होता है, जिसको हम लोग आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो चैप्टर है उस पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस पर आप डिटेल में पढ़ोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काफी कुछ है, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? सिर्फ यही बोलता है कि कोई बॉडी अपने आप को चेंज नहीं करने देना चाहता है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो इनर्शिया क्या कर रहा है? उसको रेस्ट पे ही रहने दे रहा है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो तब तक वो उसको चेंज नहीं होने देगा, ठीक है। इसको समझिए, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया,
जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना कर दे। इसको समझिए, अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में जा रही है तो वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना कर दे। तो डायरेक्शन पे कौन हेल्प किया? इनर्शिया हेल्प किया। ठीक है, तो रजिस्ट टू चेंज, तो डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देगा, मोशन को चेंज नहीं होने देगा। कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसे रेस्ट में ही रहने देगा। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये चीजें समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है। सेकेंड लॉ में हमको ये पढ़ना है कि ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट पे थी, अब वो मोशन में आ गया है। मोशन में आने का मतलब क्या होता है? मोशन में आने का मतलब ये है कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो गया है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बॉडी मोशन में है, रेस्ट पे है सॉरी, तो उसे मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड का मतलब क्या होता है? तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड का मतलब हमको समझना है मोमेंटम और इंपल्स, कि इंपल्स क्या होता है और मोमेंटम क्या होता है। एक बार आपको मोमेंटम समझ में आ गया तो आपको आराम से सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी समझ में आ जाएगा, और उसका एक फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको जगह बनाता हूं थोड़ा। तो नेक्स्ट हमारा है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसे फोर्स लगाया जाए तो वो मोशन में आ गया। ठीक है, अभी इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। इसको समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा? मोमेंटम। मोमेंटम समझिए सबसे पहले। मोमेंटम क्या बोलते हैं? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अभी इसको समझिए, मास इनटू वेलोसिटी का कनेक्शन। मोमेंटम का मतलब होता है मूवमेंट में आना। ठीक है, अभी इन दोनों वर्ड को समझिए। अभी आप इसको समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक ट्रक समझ लीजिए और एक साइकिल समझ लीजिए। ठीक है, अब दोनों के दोनों यहां से देखिए, ये साइकिल है, बाईसाइकिल, और इसको आप मान लीजिए बस। ठीक है, दोनों के दोनों 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहे हैं, पर दोनों का मास अलग अलग है। दोनों का मास अलग अलग है। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये मोशन में है। ठीक है, आपका लॉ ऑफ इनर्शिया का सेकंड वाला पॉइंट पे, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और मैं इसको रोकना चाहता हूं। तो इसके लिए, रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई बॉडी मोशन में है तो उसे रेस्ट करना, उससे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब समझिए, अगर मुझे इसको रोकना है, ठीक है, तो बताइए बाईसाइकिल को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा कि बस को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको बाईसाइकिल पे कम फोर्स लगेगा, लो फोर्स, कम फोर्स लगेगा, और इस पे बहुत ही ज्यादा फोर्स लगेगा, हाई फोर्स लगेगा। ठीक है, लार्ज फोर्स लगेगा, इस पे स्मॉल फोर्स अप्लाइड हमको करना पड़ेगा। दोनों के दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी थी, बट इनका मोमेंटम, मूवमेंट जो था, ठीक है, इसका जो मूवमेंट था वो ज्यादा था। कैसे? वेलोसिटी तो ओके था, पर मास, बाईसाइकिल का मास कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 10-15 केजी से 20 केजी ज्यादा नहीं होगा। पर अगर आप एक बस को ले ले तो टन में होगा, टन में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मास की क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है, ठीक है, तो हमारा मोमेंटम जो है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? तो हमको चाहिए क्या इस पे? हमको चाहिए फोर्स। ये कितना फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, इसको अप्लाइड करने के लिए कितना फोर्स लगेगा, और हमको निकालना क्या है? फोर्स ही तो निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस पे ये जो वेलोसिटी की जो मैं बात कर रहा हूं, ये एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही लेना है आपको। कौन सा वेलोसिटी लेना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही आपको लेना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारा एक फॉर्मूला आएगा। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट, इसको आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को रोकना है तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, पहला। और जब फोर्स हम की बात करते हैं तो इस पे जो फोर्स की बात करते हैं, हम जब फॉर्मूला निकालते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन करके, ये फॉर्मूला कैसे है मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये फोर्स का जो वैल्यू होता है, ये एक पर्टिकुलर टाइम का वैल्यू नहीं होता, ये एक एवरेज वैल्यू निकाला जाता है।
इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप इस बस को रोकना चाहते हैं तो जब मैं फोर्स को अप्लाइड कर रहा हूं तो जैसे ही मैंने फोर्स को अप्लाइड किया वैसे ही क्या बस रुक गई, वैसे ही क्या बाईसाइकिल रुक गया। इसका एक एग्जांपल समझिए, जिन लोग क्रिकेट खेलते हैं उन लोग समझते होंगे इस बात को बहुत अच्छे से। ठीक है, समझ लीजिए कि कोई बॉल को थ्रो किया गया और यहां से इसको कैच करना है और वो पर्सन जो है उसको इस तरीके से कैच करेगा। अगर मैं अपने इस बॉडी, ये जो आपका हाथ है, इसको वैसा का वैसे ही रखूं, एकदम स्टैंडिंग पोजीशन पे रखूं, स्टडी पोजीशन पे रखूं, तो क्या ये बॉल कैच होगा कि नहीं होगा। तो क्रिकेट खेलने वाले बात जानते हैं कि अगर बॉल बहुत फास्ट है, ठीक है, और बॉल बहुत फास्ट है, मैं इसको ऐसे स्टडी पोजीशन पे रखूं तो वो नहीं रुकने वाला। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके मूवमेंट को कम करना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम करना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स है ये एक लार्ज अमाउंट पे फोर्स लगेगा रोकने के लिए। तो अगर मैं स्टडी पोजीशन पे रखता हूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लगने वाला है यहां पास में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि कोई बॉल आ रही है तो मैं इसको ऐसे पीछे खींचूंगा, तो पीछे खींचूंगा तो क्या होगा, एट इंस्टेंट टाइम पे मैं क्या करूंगा कि मोमेंट को रिड्यूस करते हुए जाऊंगा जिससे मुझे कम फोर्स लगाना पड़े उसको रोकने के लिए। मतलब मैं फोर्स को ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, और जब मैं फोर्स को ब्रेक कर दूंगा तो मेरे हाथ में भी चोट नहीं लगेगा। ठीक है, वो चोट वाला कनेक्शन जो है वो मैं आपको न्यूटन के थर्ड लॉ में बताऊंगा। ठीक है, तो चोट क्यों लगता है उसका रीजन। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मोमेंट का फोर्स से क्या रिलेशन है। मतलब कि अगर ज्यादा मास वाला बस है, ठीक है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा रोकने के लिए वो भी ज्यादा लगेगा ड्यू टू द मोमेंटम। ठीक है, और अगर इसको आप एक और तरीका समझिए। ठीक है, अब मास से तो आप समझ गए, अब वेलोसिटी का क्या कनेक्शन है। वेलोसिटी का कनेक्शन भी बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए कि दो बुलेट है हमारे पास में, जिसमें से एक बुलेट को आप हाथ से फेंक रहे हैं और एक बुलेट को आप गन से फेंक रहे हैं। ठीक है, अब जब आप हाथ से फेंकेंगे किसी भी बुलेट को तो कितना स्पीड से जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा अगर जाएगा तो 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। अब अगर उसी को गन से आप मारेंगे तो 500 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी वो जा सकता है। एक एग्जांपल है। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं कि बुलेट की जो फायरिंग स्पीड होती है वो कितनी है। ठीक है, एक एग्जांपल है। तो स्पीड, अब समझिए कि यहां पास में एक वुड का पीस है और यहां भी एक वुड का पीस है। तो इससे जब फेंकेंगे तो ये क्या होगा, इस पे टकराएगा और नीचे गिर जाएगा। इससे जब इस पे लगाएंगे, इसको बुलेट को यहां पास में गन पॉइंट करके इस पे हिट करेंगे तो ये इसको होल करते हुए आगे निकल जाएगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये वुड इस पे इतना फोर्स नहीं लगा पाया कि ये रुक जाए, और इसका मोमेंटम इतना नहीं था। मास तो दोनों का दोनों बराबर था, पर इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा थी कि इसका मूवमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसको अप्लाइड करने के लिए इसके पास इतना फोर्स नहीं था कि ये रोक पाए इसको, और ये होल करके आगे निकल गया। इसके पास इतना फोर्स था ये वुड के पास में, और इसने इसको रोक दिया। इसको आप लाइव टेस्ट कर सकते हो एक घर में भी। एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा। आपको क्या करना है, एक रस्सी लेना है, उस पर एक पत्थर को बांधिए। ठीक है, और पत्थर में बांधने के बाद इसे गोल गोल घुमाइए। अब जब आप उसको गोल गोल ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, तो एक स्पीड पे आप घुमाइए, नॉर्मल 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से घुमा लीजिए। अब ये तो कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है कि कितना स्पीड से घूम रहा है, बट जैसे जैसे आप इसको स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो आपके ये जो हाथ है इस पे आपको काफी ज्यादा फोर्स लगेगा, टेंशन लगेगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका इस हाथ पे फोर्स बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना ज्यादा आप स्पीड बढ़ा देंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका हाथ दुखने लग जाएगा, या जिस स्ट्रिंग से वो पत्थर बंधा है वो ब्रेक हो जाएगा, वो उसको झेल नहीं पाएगा उस फोर्स को। तो इससे क्या पता चला कि मोमेंटम, मतलब फोर्स को जो हम निकालना चाह रहे हैं वो मोमेंटम आपका मास से भी चेंज हो सकता है और वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है। और ये दोनों चीज हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ठीक है, इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हम इस चीज को काफी अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब ये मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है उसके फोर्स को कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला निकाला गया है। फॉर्मूला क्या बोलता है, फोर्स इक्वल टू
चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम को लिया जाता है डेल पी, ठीक है, अपॉन डेल टी। यही है फोर्स का फॉर्मूला, डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है। तो डेल पी क्या है हमारा, एम वी अपॉन ये, ठीक है, ठीक। तो अब डेल पी को एम वी मतलब कि खाली एम वी नहीं है, एम वी वन ले लीजिए माइनस एम वी टू ले लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो m को बाहर निकाल लीजिए, ये बनेगा डेल वी अपॉन डेल टी, यही बनेगा हमारा। m को बाहर निकाल लेंगे v1 माइनस v2, चेंज इन वेलोसिटी। अभी इसको आप कैच वाले में ले सकते हैं, जब ये इससे टकराएगा तो जब ये इसको पार करके जाएगा तो क्या उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी कि नहीं रहेगी। समझ लीजिए कि इस पे कोई फोर्स लगाया और इसको धक्का दे दिया, तो क्या वो बॉडी एक्सेलरेट होगा, क्या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट उतना ही वेलोसिटी से जाने वाला है, ठीक है। इसको हमको समझना है कि उसकी जो वेलोसिटी उस पर चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, मतलब v1 और v2 दोनों की वैल्यू आपके सेम आ गई, तो मेरा फोर्स कितना है, 0। इसका मतलब यह है कि बॉडी जो है या तो वो रेस्ट में रहने वाला है या कंटिन्यू उतने ही वेलोसिटी से चलने वाला है, वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो सकती, ठीक है। तो बॉडी को एक्सेलरेट अगर आपको करना है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आना बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्योंकि मास में चेंज नहीं आएगा। अब एग्जैक्टली तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मास में चेंज नहीं आएगा, ऐसा इसलिए कि इस मामले में आपके आइंस्टीन जो सर थे वो गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास में मास है, अगर उसको स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के हिसाब से अगर मतलब इसकी वेलोसिटी से अगर चलाया जाए तो वो जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसकी बात नहीं करते हैं हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो काफी कम है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं चेंज इन स्पीड में सिर्फ डेल वी की बात कर रहे हैं, ना कि मास की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो m डेल वी अपॉन डेल टी बनता है m डेल वी अपॉन डेल टी क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल टी होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनल रहता है दोनों के दोनों, ठीक है। और ये बनता है फोर्स, तो फोर्स इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाएंगे तो बनेगा के एम ए, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है क्या वो एयर पे रखा गया है, मतलब हवा पे है या कि जमीन में है या तो पानी में है या ऑयल में है, ये हमको नहीं मालूम, ठीक है। तो कौन उसको रोक रहा है, एक्सटर्नल कौन एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है, इसके बारे में अभी हमको नहीं मालूम, इसीलिए हम एक कांस्टेंट लेके चलते हैं k, ठीक है। अगर आप एयर को लेंगे तो k को हम 1 मान लेते हैं, और इस पे जो फोर्स का फॉर्मूला बनता है मास इनटू एक्सेलरेशन बनता है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि फोर्स आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं आया मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया। अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फोर्स भी आपका 0 हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा आपका नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल समझिए, कोई बॉडी ऐसे है, ठीक है। अब ये बॉडी रेस्ट पे पोजीशन पे है, अब इस पे मैं यहां से कोई फोर्स लगा नहीं रहा हूं, तो आपने बोला कि कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है सर, ये रेस्ट में ही रहने वाला है। एक दिमागदार बंदा आया बोला नहीं सर, इस पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अप से डाउन की तरफ। अब बोलिए कि ये बॉडी हिल क्यों नहीं रहा है या फिर जमीन में क्यों नहीं जा रहा है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर था, आंसर ये था कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स यहां से तो लग रहा है, ठीक है, इस पे एक रिएक्शन फोर्स भी लगता है R, जो इसके फोर्स को नेट फोर्स को 0 कर देता है, ठीक है। इसीलिए ये बॉडी अभी भी रेस्ट पे है। तो सर आपने तो बताया नहीं, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड में काफी डिटेल में कि R रिएक्शन फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, और ये आपका G बन के आता है, ठीक है। इसको निकालने का भी, G को निकालने का भी एक फॉर्मूला है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके वेट जिसको हम बोलते हैं, वेट जो होता है एक्चुअल में फोर्स ही होता है, ठीक है। इसको समझिए कि वेट को हम फोर्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है निकालने का तरीका, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको S तो ds बाई dt अगर करते हैं तो ut का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ut का डिफ्रेंशिएशन u होता है, ठीक है, हाफ a
टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, ठीक है। इसमें से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है। अब ds बाई dt क्या होता है? ds बाई dt आपका बन जाता है वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए v बन गया, ये u बन गया और ये बना at। ये फॉर्मूला भी आपको मालूम होगा, v इक्वल टू यू प्लस at। अगर इसको भी अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, तो इस पे t नहीं है तो ये टर्म 0, ये dv बाई dt बनता है a, ठीक है, और at बनेगा तो a, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा a निकल के अभी आता है। सर तो इसका कनेक्शन क्या है? एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेविटी होती है, ठीक है। इसको सबसे पहले आपका आइंस्टीन ने ही बताया था, ठीक है। एक लिफ्ट वाला एक प्रॉब्लम है, उसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा जब उसका टाइम आएगा, ठीक है। तो उस पे आपको इसके बारे में काफी डिटेल पे बताया गया है, ठीक है, कि एक्सेलरेशन को ही हम लोग ग्रेविटी को ही हम एक्सेलरेशन के फॉर्म में भी लेते हैं। ग्रेविटी आपको कोई अलग से नहीं है, उसको हम एक्सेलरेशन पे ही लिया जाता है, ठीक है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं g। तो जो वेट है उसे भी हम फोर्स बोलते हैं। तो ये g ग्रेविटी लग रहा है, ये खाली ग्रेविटी नहीं है, ये mg है, ठीक है, और इसको हम फोर्स बोल सकते हैं। इसीलिए इसको रोकने के लिए एक रिएक्शन फोर्स लगता है और इसका नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट का 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इसको बताने का सिंपल सा तरीका ये था। एक तो ये इस पे काम कर रहा है, अगर कोई बॉडी मोशन में है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस पे भी ये वर्क करता है, ठीक है। कोई बॉडी अगर ऐसे मोशन में है मान लीजिए, ठीक है, और मैं यहां पास में फोर्स लगा के इसको छोड़ दूं, तो ये बॉडी क्यों रुक जाता है? ये बॉडी इसलिए रुकता है, पहला कि ये जो सरफेस है इस पे एक ऑपोजिट पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, पहला। दूसरा कि ये देखिए इस पे एक mg भी लग रहा है, यहां से ऐसे mg जो इसको दबा रहा है, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा रहा है, ठीक है। अगर इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो इसका फ्रिक्शन फोर्स बढ़ते जाएगा। इस पे एक रिएक्शन फोर्स तो लग ही रहा है अपोजिट में, इसको नल करने के लिए, ठीक है। पर जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा इसको मूवमेंट कराना पड़ेगा, उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स बनेगा। फ्रिक्शन फोर्स का मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ते जाएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कि फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसे हमें मोशन में लाना है और वो मोशन में आ गया फोर्स लगाते टाइम पे, तो उसे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, mg। ये बॉडी है वो भी फोर्स लग रहा है उस पे एक, ठीक है। तो mg ये भी एक फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? जितना भी उसका एक्सेलरेट वो बॉडी हो रहा है, ठीक है, उसको अपोज समझ लीजिए। कोई बॉडी ऐसे चल रही है तो उसे रोकने के लिए कितना फोर्स लगेगा, और कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसे मोशन में लाने के लिए कितना फोर्स लगेगा। इन सभी चीजों के बारे में ये फॉर्मूला आपको बताता है, ठीक है। एक चीज का आप ध्यान देना है कि ये जो मोशन में जो फोर्स आपको लग रहा है कोई बॉडी, एक एग्जांपल समझिए कि एक बंदा है जो ट्रेन पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और उसने एक पत्थर यहां से ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। ये पत्थर पहले इस ट्रेन का हिस्सा था जो एक वेलोसिटी से चल रहा था, उस पे एक्सेलरेशन हो रहा था या रिटार्डेशन हो रहा था, कांस्टेंट तो नहीं चल रहा था। अब इस पत्थर को यहां पास एक पर्सन है वो पकड़ा हुआ था और उस पत्थर को उसने छोड़ दिया। तो जब उसने उस पत्थर को छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद और जमीन में टच होने से पहले उसकी कोई वेलोसिटी है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब तक वो ऑब्जेक्ट इस ट्रेन का हिस्सा था तब तक थी। जैसे ही इस पर्सन ने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, ग्राउंड में भले ही टच नहीं हुआ है, ठीक है, पर ये बॉडी आपका मोशन में नहीं रहने वाला फिर, क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ mg वाला अप्लाइड हो रहा है, जिसके कारण वो जब ये जो अर्थ है इसको खींच रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, और सिर्फ ये डाउनवर्ड पे ही जाएगा, ना कि आगे मोशन पे जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इस वाले पॉइंट को, प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऐसे थ्रो करते हैं अपवर्ड की तरफ में, तो वो एक पैराबोलिक शेप में ऐसे जाता है। इसका मतलब उस पे दो आपके कंपोनेंट बनते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल और एक आपका वर्टिकल बनता है, ठीक है, जिसमें से वर्टिकल कंपोनेंट वाला आपका चेंज होते रहता है, उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है, पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये भी पता चलता है कि जो मोमेंटम है
वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण ये जो फोर्स का जो फॉर्मूला है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। तो देखिए फोर्स इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन ए एक्स ले लीजिए, फोर्स ए वाई ले लीजिए और फोर्स एम ए जेड ले लीजिए। तो ये वेक्टर के फॉर्म में वर्क करता है, ठीक है। अब इस पे मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन में रहे, ठीक है, फोर्स से जो भी उसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी वाला डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए कि इसको आप इस तरह के समझ, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए एक सर्कल फॉर्म में ऐसे घूम रहा है ये, अब यहां से ये फोर्स लग रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये टेंशन फोर्स इस जगह से लग रहा है और हमारी जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से जा रही है। तो फोर्स के परपेंडिकुलर ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो नॉर्मल है, इस पे कोई चेंज नहीं होने वाला है, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। इसके लिए आपको मैं 2-4 न्यूमेरिकल जब मैं करवाऊंगा, आपको जरूर करवाऊंगा इस चैप्टर पे, इसके ऊपर में, तो आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा होल्ड करिएगा अभी, क्योंकि इस पे थोड़ा डिटेल में अभी नहीं दिया गया है मेरे पास में भी, ठीक है। तो मेरे पास जब इसका डिटेल आ जाएगा तो मैं आपको और डिस्क्राइब में इसको बताऊंगा। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था आपका यही था। अब इस पे एक न्यूटन का थर्ड लॉ भी आता है, बहुत ही सिंपल सा हमारा है। तो उसका एक फेमस डायलॉग है, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। और ये एक आज का थंब रूल टाइप से बन गया है कि हम इसको किसी भी चीज पे अप्लाई कर देते हैं। तो इसका सिंपल से एक मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसे आप रोकना चाहते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से समझा गया था कि कोई ऑब्जेक्ट है, जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो क्या जो फोर्स है आप ही लगा रहे हो खाली क्या उस ऑब्जेक्ट पे, क्या वो ऑब्जेक्ट भी आप पे फोर्स लगाता है कि नहीं है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ सिर्फ यही बोलता है कि जब भी आप किसी पे फोर्स लगाते हो तो फोर्स हमेशा कपल फोर्स ही रहता है। कैसा रहेगा, कपल फोर्स पे ही रहेगा, और जिसका नेट फोर्स हमेशा आपको 0 ही मिलने वाला है, ठीक है, चाहे उसका मास कितना भी हो, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मैं किसी पर्सन पे फोर्स लगा रहा हूं, उसको धकेलने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो आगे नहीं मूव कर रहा है। समझ लीजिए ये दीवार है, अगर मैं इसको फोर्स लगा के धक्का दे रहा हूं तो ये दीवार आगे नहीं हिल रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दीवार है, ये वॉल जो है, ये मुझ पर अपोजिट फोर्स लगा रहा है, और जितना भी फोर्स मैं इस पे अप्लाइड कर रहा हूं, ये मुझ पे अपोजिट फोर्स लगा के नेट फोर्स को क्या कर देता है, नल कर देता है, 0 कर देता है। तो अगर मुझे इस वॉल को हटाना है तो ये जितना भी फोर्स लगा रहा है, इससे ज्यादा फोर्स, मतलब नेट फोर्स को हमको कुछ नेट फोर्स देना पड़ेगा, तभी ये ऑब्जेक्ट हिलेगा, नहीं तो नहीं हिलने वाला, ठीक है। तो कोई भी बॉडी को हिलाना है मुझे, अगर मूव करवाना है, तो मुझे जो फोर्स लगाना है वो इसके फोर्स से ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब मेरा नेट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी ये ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा। ये तो फोर्स लगाएगा ही मुझ पे इतना, पर मेरा फोर्स एज कंपेयर टू दिस फोर्स ज्यादा हो जाएगा जब, ठीक है, फिर भी ये मुझ पे उतना ही फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है, पर वो अप्लाई नहीं कर पाएगा भले, पर फोर्स जो रहते हैं वो हमेशा कपल पे रहते हैं और हमेशा इक्वल एंड अपोजिट पे ही रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूला के थ्रू समझा देता हूं, बहुत सिंपल सा है ये। देखिए फोर्स क्या बोलता है, फोर्स बोलता है ए बी, मतलब हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट है बी, यहां पास में ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है। लिखा कैसे जाता है, ए ऑब्जेक्ट पे जब बी फोर्स लगाएगा तो उसे एफ ए बी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है, तो ए पे बी जब फोर्स लगाएगा तो ए इस पे अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो कौन फोर्स लगा रहा है, ए फोर्स लगाएगा किस पे, बी पे, तो बी ए। फोर्स कैसा लग रहा है, बी लगा रहा है फोर्स इधर, ए फोर्स किधर लगाएगा, अपोजिट पे, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इन दोनों का जो सम है वो 0 होता है। अब वेक्टर तो पढ़ ही चुके होंगे,
अगर मुझे इस माइनस को हटाना पड़ेगा तो इस माइनस को हटाने के लिए मुझे एफ ए बी लिखना पड़ता है, ठीक है। कभी भी एफ ए बी इज नॉट इक्वल टू एफ बी ए, कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसकी देखिए पोजीशन मैंने चेंज कर दी। जब पोजीशन चेंज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए ही होता है वेक्टर पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। ठीक, तो देखिए इसको अगर मुझे चेंज करना है तो एफ ए बी ही लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ठीक, तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, दोनों का सम कितना होगा, नेट फोर्स इज 0। तो हमेशा नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको बोला था कि आपका कौन सा बॉल वाला बोला था कैच करते टाइम पे, ठीक है। अभी इसको ऐसे समझिए कि यहां पास में एक बॉल पड़ा हुआ है और सर्टेन एंगल पे या किसी भी एंगल पे आप यहां पास में एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मतलब कि ये अंदर अब्सॉर्ब नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है। तो जितना भी आपने इस पे फोर्स लगाया, ये जो आपका वॉल है ये भी इस पे ऑपोजिट उतना ही फोर्स लगाएगा और इसको इधर ट्रांसफर कर देगा। इस एंगल से है उसी एंगल से बोलेगा ठीक है वापस चलो। देखिए ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, ठीक है। रे डायग्राम 10th पे आपने पढ़ा होगा, सेम वैसे ही वर्क कर रहा है, ठीक है। ठीक, अभी क्या होता है कभी कभार कि आपने देखा होगा किसी बॉल को आपने थ्रो किया और जितनी इस स्पीड से थ्रो किया उतनी स्पीड से वो वापस नहीं आया। ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये वॉल है, समझ लीजिए यहां से आपने एक बॉल को फेंका, ठीक है। अब ये जो बॉल है ये रबड़ की बॉल थी, तो जब यहां पड़ा और ये दबा अंदर, ठीक है, तो जब ये अंदर दबा तो कुछ जो फोर्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इसके हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाने के बावजूद एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये इस पे उतना ही फोर्स लगाने की कोशिश तो करता है पर उतना फोर्स क्या होता है, फोर्स डिवाइड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ड्यू टू द टाइम। अभी देखिए ये रिजिड था तो तुरंत इसने फेंक दिया, अब इसने क्या किया, कुछ समय ले लिया। जैसे बॉल को कैच करते हैं तो कुछ समय पीछे कर लेते हैं हम लोग, समय लग जाता है। तो ये जो दब रहा है इसके टाइम के कारण ये जो रिपल्सन हो रहा है, ये आपका जो फोर्स है ये कम हो जाता है। ये फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है एज कंपेयर टू दिस। क्यों, सिर्फ और सिर्फ इस टाइम के कारण, डेल टी के कारण, ठीक है। तो इस डेल टी का बहुत ही बड़ा यूज है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसके लिए आपको इंपल्स समझना पड़ेगा। इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है फोर्स इनटू इंस्टेंट टाइम ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो जब ये तुरंत चेंज होता है, अब जब बहुत ही कम समय में चेंज हो जाए, चेंज इन मोमेंटम हो जाए, तो उसे हम बोलते क्या हैं, इसे हम बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, इंपल्स एक टाइप का झटका टाइप से लगता है तो फोर्स ही, इंपल्स भी एक फोर्स ही है, पर बहुत ही सर्टन, बहुत ही कम समय में जो फोर्स लग जाता है उसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी मतलब कि आपका मास इंटू वेलोसिटी मतलब मोमेंटम, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जब मास इंटू एक्सेलरेशन में कुछ समय अगर लग जाए तो उसे हम एज ए मोमेंटम की कैटेगरी में डाल देते हैं, और जब बहुत ही कम समय लगे तो उसे हम इंपल्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा। झटका जो एक टाइप का लगता है हमको, ठीक है, वो है ये, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी एकदम सिंपल सा है, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इफ एनी एक्शन इज अप्लाइड देन इट मस्ट बी अप्लाइड द रिएक्शन, सेम रिएक्शन, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो को भी यहीं क्लोज करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो चेंज इन मोमेंटम के ऊपर में रहेगा। चलिए एक छोटा सा पार्ट हमारा बचा हुआ है तो उसको हम लोग चलिए सिमुलेटर में देख लेते हैं कि ये सब चीजें जो हैं वो कैसे वर्क करती हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है, PHET करके एक सिमुलेटर है जो फ्री है, ठीक है। कोलार्डो या कहीं का है, ये ओपन सोर्स है, वहाँ के स्टूडेंट लोग ने लोगों के लिए ही बनाया है कि इसे आप यूज करिए और फिजिक्स को और भी बेहतरीन विजुलाइज करिए। क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स आपका विजुअलाइजेशन के ऊपर में ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आपको इन चीजों को यूज करके और विजुलाइज करना चाहिए, क्यों भी तो मजा आएगा। नहीं तो मैं कुछ बता रहा हूं और आपको अगर इमेजिन ही ना हो तो पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इमेजिनेशन जो होता है वो बहुत ही जबरदस्त चीज है। मतलब किसी भी चीज के बारे में आप जब इमेजिन करने लग जाते हैं
तो एजुकेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसकी जो परिभाषा है वही पूरी चेंज हो जाती है। ठीक है, खाली ऐसा नहीं कि बस आप पढ़ रहे हैं, आप जब उसे इमेजिन करते हैं तो उसकी बात ही अलग है। सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि मैथमेटिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा बोरिंग है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है करना है करना है बस। पर एक टाइम आता है कि मैथ्स भी बहुत ही सुंदर लगता है जब उसकी एप्लीकेशंस को हम पढ़ते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, एप्लीकेशंस मतलब फीलिंग, मैथ्स का भी फीलिंग है एक अलग ही। ठीक है, तो जिन लोग मैथ्स वाले हैं उनको अगर आगे जाके पढ़ें तो शायद समझ में आए ये बात। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं सिमुलेटर में कि इन चीज़ों को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सिमुलेटर है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस पे देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब इस पे देखिए, मैं एक आदमी को लगा रहा हूँ यहाँ से खींचने के लिए। ठीक है, अब इसको गो बोलता हूँ, तो इसके पास जितनी भी ताकत है इससे ये लेफ्ट में फोर्स लगा रहा है। अब मैं देखो इसको रोकने के लिए यहाँ पास में एक फोर्स लगाने के लिए इसको रोक देता हूँ। ठीक है, अभी इस कंडीशन में हो क्या रहा है? इस कंडीशन में ये हो रहा है कि ये जो बॉडी है, ये आदमी जो है इस ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहा था। अब इतना ही सेम आदमी राइट साइड में भी इसको खींच रहा रोकने के लिए। तो ये बॉडी जो है, ये देखिए ये रुक क्यों नहीं रहा है? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया, बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ये ऑब्जेक्ट तो इधर मोशन में है ही। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इसके फोर्स लगाने के बाद भी ये ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहने वाला। अगर इसको ये छोड़ दे, इस पर्सन, ये पर्सन इसको अगर छोड़ दे खींचना, ठीक है, तब भी ये ऑब्जेक्ट रुकने वाला नहीं है। देखिए कैसे, देखिए ये पर्सन इसको खींचना चालू किया, अब मैं इसको हटा देता हूं। देखिए क्या ये ऑब्जेक्ट रुका? नहीं, बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये नहीं रुकने वाला। तो इसका भी एक फोर्स है जो ये मोशन में है। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट मिल गया प्लस ये मिल गया ब्लू वाले का। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? तो इससे जब ये बॉडी इधर मोशन में आई और ये आदमी इसको फोर्स लगाया राइट में, उतना ही फोर्स, तो ये बॉडी नहीं रुकेगा जब तक इसको एक एक्स्ट्रा फोर्स ना दिया जाए रोकने के लिए। देखिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया, इसका राइट फोर्स ज़्यादा हो गया इन दोनों के मुकाबले, तब जाके ये इधर मूवमेंट में आया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पास में वर्क कर रहा है। ठीक है, मतलब कि आप इसको अगर एक फोर्स लगा दें, इस कंडीशन पे एक चीज़ याद रखिएगा कि इसका ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस सरफेस होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसका सम भी और वैल्यू और स्पीड सब बताते हैं। देखिए अभी गो किया तो ये 950 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है। ठीक है, अब इसको मैंने यहां लगा दिया, देखिए सेम फोर्स हो गया, मतलब 50 न्यूटन इधर 50 न्यूटन इधर। अब इस पे कौन सी कंडीशन आती है? इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया का सेकंड कंडीशन आता है। कैसा कि देखिए 50 न्यूटन इधर 50 न्यूटन इधर, नेट फोर्स हो गया 0, फिर भी बॉडी मोशन में ही है, फिर भी बॉडी मोशन में ही है, ये मोशन वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पे ये बॉडी रेस्ट पे है, इस पे ये फोर्स लगा दिया, इधर से ये फोर्स लगा दिया। अभी मैंने गो नहीं बोला। ठीक है, अब देखिए दोनों को मैंने लगा दिया, 50 न्यूटन इधर भी लगा रहा है, 50 न्यूटन इधर भी लगा रहा है। अब मैं गो अगर बोलता हूं तो देखिए ये बॉडी मूवमेंट में नहीं आने वाला, क्योंकि ये बॉडी पहले से ही रेस्ट पे है। अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो क्या ये मोशन में आएगा? अभी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। बट अगर मैं इसको गो यहाँ बोल दूं और उसके बाद यहाँ एक फोर्स लगाने के लिए बोल दूं, तो ये सेम फोर्स है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, और तब ये बॉडी मोशन में थी, तो हमारी बॉडी कैसे रहने वाली है? मोशन में ही रहने वाला है। बहुत ही सिंपल सा है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए सम ऑफ फोर्स 0 है इसका वैल्यू। ठीक है, ठीक, अभी इसको देखिए मोशन वाले को, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका बॉडी मास और स्पीड। ठीक है, अभी देखिए मैं इस पर एक फोर्स लगाया, अप्लाइड किया 50 न्यूटन का, और इसको छोड़ दिया 0 न्यूटन, तो ये ऑब्जेक्ट रुक रहा है क्या? नहीं, ये भी न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सेकंड पॉइंट है कि इफ एनी बॉडी इज इन मोशन, इफ वी आर नॉट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, देन बॉडी विल नॉट बी स्टॉप्ड। तो इसके लिए मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस साइड से। देखिए तो मैं क्या करूंगा, इसको नेगेटिव पे इधर से फोर्स लगा रहा हूँ रोकने के लिए, 0 नहीं, इतना फोर्स लगाऊंगा कि ये ऑब्जेक्ट रुकना चाहिए। तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करना पड़ा इसको
रोकने के लिए। तो आई होप आपको अब ये भी क्लियर अच्छे से हो गया होगा। ठीक है, तो बॉडी मोशन में है तो रिमेन इन मोशन में रहने वाला है। देखिए ठीक है, अब देखिए फ्रिक्शन वाला मैंने आपको बताया था, तो देखिए यहाँ पास में फ्रिक्शन को अभी मैं नन कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ यहाँ पास में। ठीक है, बाकी सब के सब सेम है, मास वैल्यू स्पीड सब बता रहा है। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ पास में एक न्यूटन का 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी मोशन में आ गया। अब मैं इसको जीरो कर देता हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट नहीं रुक रहा है क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है ही नहीं, तो रुके कैसे। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पास में इस सरफेस पे फ्रिक्शन लगा देता हूँ तो देखिए 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी इधर ही लग रहा है। देखिए रोकने के लिए सम ऑफ फोर्स कितना हो गया 20, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको अप्लाइड किया था फोर्स यहाँ पास में और छोड़ दिया तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, पर फ्रिक्शन फोर्स कंटिन्यूसली इस पे 20 न्यूटन का फोर्स राइट से लेफ्ट की तरफ, इधर से इधर की तरफ लगा रहा था, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट रुक गया। समझ में आ रहा है आपको? फिर से देखिए, ये लगाया मैंने फोर्स, ये लगाया मैंने फोर्स और ये खत्म, जब बॉडी मोशन में आ गया। अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ा तो देखिए कंटिन्यूसली ये अप्लाइड कर रहा है फोर्स को और ये ऑब्जेक्ट रुक गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अब समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन कैसे हेल्प कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाने के बाद छोड़ देते हैं फिर भी वो ऑब्जेक्ट क्यों रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पास में फ्रिक्शन वर्क करता है। ठीक है, फ्रिक्शन का ये जो सरफेस देख रहे हैं ये आपका कॉन्टैक्ट वाला सरफेस रहता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये डिपेंड करता है कि अभी आप कौन सा फोर्स लगा रहे हैं। देखिए अगर इसको मैं, ये फ्रिक्शन है यहाँ पास में और इस पर मैं कुछ फोर्स लगाया, देखिए 50 kg का है। ठीक है, तो देखिए तब तक ये बॉडी मोशन में नहीं आएगा जब तक कि मैं इतना सम ऑफ फोर्स जो है मेरा, देखिए सम ऑफ फोर्स 10 न्यूटन हो गया, मतलब अब मेरा ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आ जाना चाहिए। देखिए मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आएगा कि नहीं आएगा, इतना फोर्स ही नहीं लग पा रहा है क्या, फोर्स तो प्ले ठीक है, अच्छा ओके प्ले नहीं किया ना, ठीक। देखिए तो सम ऑफ फोर्स ज़्यादा, नेट फोर्स जो है मेरा वो ज़्यादा होने के बाद ही ये मूवमेंट में आएगा। फिर भी अब छोड़ दिया तो देखिए 51 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसको रोकने के लिए। देखिए स्पीड यहाँ पास में धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है। ठीक है, अभी इसको आप समझिए फिर से। फिफ्टी kg का था, इसको मोशन में लेके आना है। देखिए कितना फोर्स मुझे अप्लाइड करना पड़ेगा कि जिससे नेट फोर्स मेरा सम ऑफ फोर्स जो है, देखिए अब सम ऑफ फोर्स कितना 50 kg का कितना हो जाता है 94 न्यूटन के आसपास में फ्रिक्शन फोर्स बनता है। ठीक है, 50 kg का तो 95 अगर मैं अप्लाइड किया तो मेरा बॉडी जो है वो मोशन में आ गया। अभी इसके जगह में मैं 200 kg का कुछ रख लेता हूँ, पकेट रख लेता हूँ इसके ऊपर में, तो 200 प्लस 50, तो मुझे अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको। देखिए देखिए कितना वेट बढ़ गया, अभी 500 kg पे नहीं हिला ये। अब फ्रिक्शन को कम करना पड़ेगा तो भी काम करेगा। देखिए फ्रिक्शन को मैंने कम कर दिया, ये बॉडी अब मोशन में आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो फ्रिक्शन है वो कैसे हेल्प करता है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ जो है उसको देखिए। तो न्यूटन के सेकंड लॉ को समझने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि बॉडी एक्सेलरेशन और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए न्यूटन अप्लाइड किया यहाँ पास में फोर्स अप्लाइड किया, मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं फ्रिक्शन लेस कर देता हूँ फिलहाल में। देखिए इसको मैंने अप्लाइड किया और ये बॉडी अभी मोशन में आ गया। अभी आप ध्यान से देखेंगे अप्लाइड फोर्स 43 न्यूटन है और मेरा ऑब्जेक्ट जो था वो एक्सेलरेट हो रहा था। देखिए यहाँ पास में देखिए, देख रहे होंगे ऊपर में आप देख सकते हैं, ऊपर में ये डंडी देख रहे हैं, यहाँ पास में एक्सेलरेशन मिल रहा है आपको। देखिए ये देखिए एक्सेलरेशन दिख रहा है आपको। जैसे ही मैं छोड़ दूंगा तो इस पर नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जैसे ही जीरो तो एक्सेलरेशन भी खत्म, एक्सेलरेशन खत्म मतलब नेट फोर्स जीरो। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था ये, इसको भी आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप इसको रोकना चाहे, इसको देखिए वेट भी बढ़ा सकते हैं, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। अगर मैं फ्रिक्शन को बढ़ा दूं, देखिए फ्रिक्शन लगा दूं तो ये बॉडी रुकने जाएगी। अगर मैं इस पर अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूं तो बॉडी एक्सलेट हो रही है, ये बॉडी डी एक्सलेट भी हो सकती है, देखो रोकने के लिए। ठीक, तो ये इसको रोकने के लिए मुझे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक,
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसको आप यूज़ करिएगा बार बार और चेक करिएगा कि आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। ओवरऑल अब इसका वेट 80 kg, 40 kg और 50 kg है। फ्रिक्शन को अगर आप काफ़ी कम कर दें तो आप इसको एक्सीलरेट करा सकते हैं। आपको कितना न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा इसको एक्सीलरेट करने के लिए, देखिए यहाँ बस क्लियरली आप देख सकते हैं कि 66 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 59 न्यूटन का फोर्स तो उसको रोकने में लग जा रहा है। तो मुझे एक्चुअल में 60 न्यूटन की ज़रूरत ही पड़ने वाली है। 60 न्यूटन से मेरा काम हो जाएगा। 66 बढ़ जा रहा है बार बार। 63 न्यूटन में भी अभी ये मोशन में है, ठीक है। जो नेट फोर्स है उसका 3 न्यूटन का इधर लग रहा है, सम ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जिधर भी सम ऑफ फोर्स रहेगा उधर ही हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, इस सिमुलेटर को भी यहीं क्लोज करते हैं हम लोग। आई होप आपको अभी अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग सिमुलेटर में भी देख लिए कि न्यूटन की फर्स्ट लॉ कैसे वर्क कर रहा है, न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे वर्क कर रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, कितना फोर्स हमने अप्लाइड किया जिसके कारण वो बॉडी रुक गई, या फिर कितना फोर्स मैं अप्लाइड करूं कि वो ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मैंने सिमुलेटर में भी डिटेल में बता दिया है, ठीक है। फ्री में है, आप भी जरूर इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। घर में आप आराम से ट्राई कर सकते हैं, चाहे आपका मोबाइल हो तो मोबाइल में भी ये चलता है, और अगर लैपटॉप है या कंप्यूटर है उस पर भी ये फ्री में चल जाता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ट्राई करिए। कोई डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पूरे के ऊपर में आपको कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं। इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, जिससे क्या होता है कि जो थोड़े बहुत जो डाउट्स रह जाते हैं वो भी न्यूमेरिकल्स से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ठीक है, इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।